बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 56 किस्तें सुन चुके हैं और अब 57 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। जब वो फिजा में सीधा हो गया तो जनरल टेरेस ने एक गहरी सांस लेकर मुझसे कहा, कहो तुम्हारा काम मुनासिब अंदाज में होगा या नहीं। बिल्कुल मुनासिब और काबिल इत्मीनान, मैंने जवाब दिया। गोया मेरे सुपुर्द जो काम था वो मुकम्मल हो गया। हाँ जनरल, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हमें आपकी जरूरत पेश आई तो मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे। ये कहना तो बेकार ही है ढेर पार्को, तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत मुतासर हूँ और अब मेरे मिशन की तकमील में तुमसे अहम कोई शख्स नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने इस प्रोग्राम के साथ साथ ही तुम मेरे मसले को भी जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो। जनरल, वो सिर्फ आप ही का मसला नहीं, मेरा भी मसला बन चुका है। मैंने कहा। ताहिर बका इसी दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा था। मैं उसके दिली जज्बात का बखूबी अंदाजा कर सकता था, इसलिए मैंने भी उसे मुखातिब नहीं किया। हम बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उस वक्त दिन के तकरीबन 2:30 बजे थे। हेलीकॉप्टर वापस चला गया। जनरल टेरेस, मैं, ताहिर बका और कैथी ब्राउन एक मखसूस कमरे में आ बैठे। जनरल टेरेस ने मुझे देखते हुए कहा, क्या ख्याल है डेर पार्को, तुमने एटमी प्लांट का जायजा तो ले लिया है, क्या उसे तबाह करने में अपने तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हो? हाँ, हम उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं डालेंगे जनरल, बल्कि अपने तौर पर ही ये काम अंजाम देंगे, मैंने जवाब दिया। ताहिर बका ने भी पुरजोर अंदाज में गर्दन हिलाई। बेशक जनरल, आपने जो साथ दिया है हम उससे ज्यादा आपसे किसी चीज के तालिब नहीं होंगे। नहीं, इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरे लायक जो भी खिदमत हो जरूर बताओ, जनरल ने कहा। बहुत शुक्रिया, अगर ऐसी कोई जरूरत पेश आई तो हम आपको यकीनन ज़हमत देंगे, ताहिर बका बोला। मैंने ताहिर बका से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है मेरे नौजवान दोस्त, क्या मुझे यहाँ से वापसी की इजाजत मिल सकेगी? ताहिर ने झिझकते हुए अपना बयान जाहिर किया। कैसी बातें करते हो, तुम अब आजाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, जनरल टेरेस ने जवाब दिया। ताहिर बका मशकूर निगाहों से हमें देखता हुआ अपनी जगह से उठ गया। उसे रुखसत करने के बाद एक बार फिर हमारे दरमियान गुफ्तगू का आगाज हो गया। सूरत हाल जिस कदर उलझती जा रही है मिस्टर पार्को, इतने ही मेरे दिल में खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ग्रीन पोल खास तौर से मेरे लिए दर्दे सारा है। इसके अलावा अमरीकियों के बारे में भी कोई सही रिपोर्ट नहीं मिल सकी कि वो लोग वाल्टो मोबाइल के लिए क्या कर रहे हैं, और खास तौर से ये जानने के बाद मैं कुछ और खौफजदा हो गया हूँ कि महल में नकली वाल्टो मोबाइल मौजूद है। अगर अमरीकियों का कोई ज़हीन आदमी उस तक पहुंचा और उसे इस बात का शुबा हो गया कि वाल्टो मोबाइल असली नहीं, तो फिर यूं समझ लो कि हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे और हमारा ये सारा मंसूबा जाया हो जाएगा। मैं एक बार फिर तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ पार्को, मेरा मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। बेशक ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन सिर्फ यही मकसद मेरी निगाह में नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर गोटे हिल के वाल्टो मोबाइल को जो वाल्टो मोबाइल की अयाज फितरत की वजह से नुकसानात पहुंचे हैं और जिनके असरात अवाम पर पड़ रहे हैं, मेरे लिए वो सब तकलीफ दे हैं। मुझे यकीन है जनरल टेरेस कि आप सिलसिले में मुखलस हैं और मैं अब पूरी तरह आपके साथ हूँ। इस सिलसिले में अगर मेरे लिए कोई ऐसी बात आपके ज़हन में है जो बेहतर हो सकती है तो बेतकल्लफी से फरमाइए, मैं उसकी तकमील के लिए अपनी तमाम कोशिशें सर्फ कर दूंगा। इत्तफाकात ने हमें आपके साथ मुंसलिक कर दिया है पार्को, और हम अब आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके कांधों पर इस अजीमुशान बोझ का भी एहसास है जो पहले फलस्तीन की तरफ से और उसके बाद हमारी तरफ से आप पर लादा गया है, लेकिन हमें यकीन है कि आप इन जिम्मेदारियों से नबर्द आजमा होने की तमाम सलाहियतें रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल, अब इन बातों का मौका नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। मैं इंतहाई कोशिश करूंगा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस मामले को निपटा लिया जाए। जनरल से गुफ्तगू करने के बाद मैं फिर अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन हालात मेरे काबू में नहीं थे। तहजीब मालिक एक्स अब यहाँ से रवाना हो चुकी थी। वो जब तक खुद मुझसे राब्ता कायम न करती मेरी तरफ से भी कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं इंतजार करता रहा। नकली वाल्टो मोबाइल को मैंने निगाहों में रखा हुआ था और इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर कोशिश की थी कि कोई अहम शख्सियत नकली वाल्टो मोबाइल तक ना पहुंच पाए, बल्कि अपने तौर पर मैं उस नकली वाल्टो मोबाइल को ग्रीन पोल की तरफ से यह हदायत भी दी थी कि वो खुद को बीमार जाहिर करे। वो शख्स जानता था कि मैं ग्रीन पोल का इंचार्ज हूँ, चुनाचे उसने मेरी हदायत पर अमल किया। डॉक्टरों ने उसे चेक किया। जाहिर है बीमारी ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर हतमी तौर पर यह नहीं कह सकता था कि बहाना कर रहा है। दवाएं तजवीज़ कर दी गई और कुछ खसूसी लोगों को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया गया। उन खसूसी लोगों के इंतखाब में मैंने खास तौर से दिलचस्पी ली गई थी। मुझे इल्म था कि ग्रीन पोल के नुमाइंदे अब महल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तहजीब मालिक एक्स ने मुझे ये नहीं बताया था कि कौन कौन लोग किस किस शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन को तहजीब मालिक एक्स की तरफ से ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। मैंने धड़कते दिल के साथ उसका पैगाम मौसूल किया। तहजीब की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर पार्को, कैसे मिजाज हैं तहजीब?
बिल्कुल ठीक हूँ, दिन रात मसरूफ हूँ। यूं समझ लो कि इन 3 दिनों में जब से तुमसे राब्ता कायम नहीं हुआ, मैंने आराम का एक लम्हा भी नहीं गुजारा। काश मैं तुम्हारे साथ होता और तुम्हारा हाथ बटाता। तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा, लेकिन अभी नहीं। अलबत्ता तैयार रहो इसके लिए। तहजीब की आवाज में शोखी थी। फिलहाल ये बातें तो रहने दो तहजीब, ये बताओ कि सूरत हाल क्या है। नहायत शानदार और तसल्ली बख्श। तुम्हारे लिए मैंने ऐसी फिजा पैदा कर दी है कि अब ग्रीन पोल के खास लोग भी तुम्हारी बातें करने लगे हैं। उसके लिए पेशगी शुक्रिया। प्रोग्राम किस मरहले में दाखिल हो चुका है? अगर कोई अहम बात ना होती तो मैं अभी तुमसे राब्ता कायम ना करती। तहजीब बोली, गुड, तो वो अहम बात मुझे बताओ। इस तरह नहीं, कल दिन में 1 बजे तुम्हें एक खास जगह पहुंचना है, वहां का पता नोट कर लो, बाकी गुफ्तगू वहीं पर होगी। पता बताओ, मैंने कहा, और तहजीब मालिक एक्स ने एक पता दोहरा दिया। मैंने ये पता नोट कर लिया था। उसके बाद तहजीब से थोड़ी देर गुफ्तगू होती रही और फिर ट्रांसमीटर बंद कर दिया गया। मेरे ज़हन में खलबली सी मची हुई थी। उस जगह पहुंचने का सबब क्या था? तहजीब ने मुझे क्यों तलब किया था? खुदा करके रात गुजरी, दूसरी सुबह को आगाज हुआ। उस दिन मैंने जानबूझकर जनरल टेरेस से राब्ता कायम नहीं किया था। ख्याल यही था कि किसी को मुझ पर शुबह ना हो सके। तहजीब मालिक एक्स की गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि आज की यह मुलाकात किसी खुसूसी अहमियत की हामिल है। वक्त मुकर्रर पर मैं वहां से चल पड़ा। हर तरह की ताकुब वगैरह का ख्याल रखा था और उसके बाद तहजीब के बताए हुए पते पर पहुंच गया। बिल्कुल नई और अजनबी इमारत। मेरे लिए ग्रीन पोल के नुमाइंदों ने वाल्टे मोबाइल को उस मुल्क में अच्छी खासी मराहत हासिल कर ली थी और यहाँ अपने कदम जमा लिए थे। बाज़ औक़ात मुझे यूं महसूस होता था जैसे ममलकत किसी एक पावर से मंसूब ना हो, बल्कि हर शख्स अपने पंजे यहाँ गाड़े हुए हो। अमरीकियों के मामलात के बारे में अलबत्ता मुझे ये हैरत थी कि वो पेशे मंदिर में रहकर काम नहीं कर रहे थे, या फिर दूसरी बात ये हो सकती थी कि उन्होंने अपने तौर पर यह तसव्वुर कर लिया था कि वाल्टो मोबाइल के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो सकती और वो महफूज रहेगा। ठीक 1 बजे में उस इमारत में दाखिल हो गया और वहाँ मेरा पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। आज कुछ नई और अजनबी शक्लें भी सामने आई थी। तहजीब मालिक एक्स अपनी असली शक्ल में मौजूद थी। शायद मेरा ही इंतजार था, क्योंकि उसके फौरन बाद मीटिंग का आगाज हो गया। मीटिंग में 7 अफराद शरीक थे, 5 बाहर के लोग थे, 6ठी तहजीब मालिक एक्स और 7वां मैं। हमारे सामने फाइल रखे हुए थे। तहजीब मालिक एक्स ने एक दराज कामत शख्स से, जिसे मिस्टर हैंसन कहकर मुखातब किया गया था, मीटिंग की कार्रवाई का आगाज करने की दरख्वास्त की और हैंसन ने अपने सामने रखी हुई फाइल खोल ली। फिर वो फाइल पर लगे हुए कागज को पढ़ते हुए बोला, मिस्टर पार्को, ग्रीन पोल की जानिब से आपकी खिदमात का इतराफ करते हुए आपको मुबारकबाद पेश की जाती है और अब आपकी हैसियत हमारे दरमियान एक मुस्तकिल नुमाइंदे की है। ग्रीन पोल की जानिब से आपको तमाम सहूलतें मुहैया कर दी जाएंगी। आपको और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़िलहाल 3 का ओहदा दिया जा रहा है और उसके बाद शायद एक मुख्तसर अरसे में ही आपकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए 2 का ओहदा पेश कर दिया जाएगा। आपके फ़राइज़ की पहली तकमील के सिलसिले में 2 की तरफ से जो हदायत जारी हुई हैं उनकी तफसीलात ये हैं। नंबर 1, गोटे हिल में वाल्टो मोबाइल के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसे मुकम्मल तौर पर कुचलना आपका पहला फर्ज करार दिया गया है। और जैसा कि ग्रीन पोल के इल्म में है कि आपने अपने बेहतरीन अमली इक़दामात से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वाल्टो मोबाइल की हुकूमत को उसके दुश्मनों से बचाया जा सके। ग्रीन पोल की एक मुअज़्ज़ज़ रुकन मैडम तहजीब मालिक एक्स भी इस सिलसिले में काबिल कदर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हमने अपने तौर पर और FBI के ताउन से फौज में जनरलों का पता लगाया है। उनके नाम और दीगर क्वाइफ ये हैं। जनरल हीगो, ये शख्स बासर है और वाल्टो मोबाइल के खिलाफ दिल में कीना रखता है। ख्याल है कि जनरल हीगो वाल्टो मोबाइल का तख्ता उलटने की मुहिम में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इसकी कुछ मशकूक कार्रवाइयों की तफसील आपको तहरीरी शक्ल में पेश की जाती है, जिसे आप इत्मीनान से देखकर उसके बारे में सही तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल हीगो की निगरानी के लिए हमने उसके एक मातहत कर्नल प्राउमैन को मुंतखब किया है। कर्नल प्राउमैन एक ज़हीन आदमी है और अमरीकियों के तावन से हम तक पहुंचाए और खालिस्तान उन्हीं का आदमी है। चुनांचे कर्नल प्राउमैन जनरल हीगो की एक लम्हे लम्हे की खबरें आपको मुहैया करेगा। नंबर 2, ब्रिगेडियर SB थॉमस। ये शख्स वाल्टो मोबाइल के खिलाफ काफी अरसे से ज़हर अफशानी कर रहा है। हम दावे से कह सकते हैं कि तख्त उलटने वालों में ये सरे फहरिस्त होगा। हमने उसके पीछे मैडी ब्राउन्स को लगाया है। मैडी ब्राउनसन एक खातून है और तवील अरसे से गोटे हिल में फौजी खिदमात अंजाम दे रही हैं। नंबर 3, जून पार्कर। वो शख्स मुझे तफसील से तमाम मालूमात से आगाह करता रहा। मेरा ज़हन रोशन होता जा रहा था।
उन तमाम लोगों के नाम मेरे इल्म में आ रहे थे जो वाल्टो मुबाए के खिलाफ मसरूफ़ अमल थे। आखिरी नाम जनरल टेरेस का लिया गया था। उसने कहा, जनरल टेरेस वाल्टो मुबाए की नाक का बाल है, लेकिन उसके बारे में कुछ शुबात पाए गए हैं कि उसका उन लोगों से कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर है। हम जनरल टेरेस को अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए शरीक नहीं कर सके कि अमरीकियों की तरफ से उसके बारे में कुछ ऐसी रिपोर्टें मौसूल हुई थी जो हमारे लिए तशवीश का बायस थी। चुनाचे जनरल टेरेस को भी निगाहों में रख लिया गया है और उसकी मसरूफियात पर नज़र रखी जा रही है। ये तमाम मालूमात आपको मुहैया कर दी गई हैं मिस्टर पार्को, ताकि आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में आसानी हो। एहतियात के पेश नज़र हमने अपने आदमियों को ये इजाज़त नहीं दी कि वो आपसे रब्ता कायम करें, बल्कि आपका रब्ता मुसलसल हेड क्वार्टर से रहेगा और एक्शन के वक्त हमारे आदमी इस काम के लिए चौकस होंगे कि बागियों के मंजर आम पर आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस सिलसिले में भी तमाम तफसीलात आपको तहरीरी तौर पर पेश की जा रही हैं और अब आप इस मुहिम को सर अंजाम देने के लिए खुद को तैयार कीजिए ताकि वाल्टो मुबाए के दुश्मन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सकें। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये मीटिंग जारी रही और मुझे वो तमाम बारीक से बारीक नुक्ते समझा दिए गए जो इस मुहिम के सिलसिले में अहम हो सकते थे। फिर मीटिंग खत्म हो गई, चाय का दौर चला, उसके बाद वहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार हो गया। तहजीब मालिक एक्स मेरे साथ आई थी, बकिया लोगों को हमने वहीं छोड़ दिया था। कोई और मसरूफियत है ली? उसने सवाल किया। नहीं। तो आओ कुछ देर बैठे, उसने पेशकश की और मैं उसके साथ चल पड़ा। मैं खुद भी तहजीब मालिक एक्स के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था ताकि इस सिलसिले में मजीद अहम मालूमात हासिल की जाएं। नशिस्त गाह में पहुंचकर मैंने कहा, तहजीब, मेरा ख्याल है तमाम काम नहायत खुश असलूबी से चल रहे हैं। अलबत्ता इस काम का आगाज मैंने तुम्हारे साथ शुरू किया था। इसे तनहा अंजाम देते हुए अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता हूँ। तहजीब ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, होशियारी से काम करो। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि वो हैसियत तुम्हें हासिल हो गई जो मेरी दिली ख्वाहिश थी। इसके बाद मैं हम तुम कभी अलग नहीं होंगे। वाल्टो मुबाए किस हाल में है? यकीनी तौर पर उकताया हुआ होगा। कैथी ब्राउन की गुमशुदगी के बाद वाल्टो मुबाए का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। हमने एक बिल्कुल ही नए अंदाज में सोचा है। वाल्टो मुबाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफरिद तरीका इख्तियार किया है। वो क्या? मैंने सवाल किया। वाल्टो मुबाए अब अपनी असल शक्ल में नहीं है। सूरत हाल का सही तौर पर अंदाजा है और इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में दाखिल है। ये हॉस्पिटल बहुत छोटा सा है और किसी खास शहरत का हामिल नहीं। वाल्टो मुबाए के चेहरे पर मेकअप कर दिया गया है और कुछ अहम लोगों को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया गया है। गुड। ग्रीन पोल के तमाम अफराद हर शुबे से बालातर रहकर ये काम करना चाहते हैं। तहजीब ने अपनी बात जारी रखी और इस बात के भी हमने इम्कानात नज़रअंदाज नहीं किए और उन पर भी निगाह रखी जाती है। उसके तमाम मामलात उसी हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दिए गए हैं। वाल्टो मुबाए कैरी माइन हॉस्पिटल के कमरा नंबर 120 का मरीज है और वो वहाँ पे एडमिट है। बस उसे यही तरद्दुद है कि उसकी गैर मौजूदगी में कहीं दुश्मन हुकूमत पर काबिज ना हो जाएं। उसके लिए उसे इत्मीनान दिलाया गया है। वाल्टो मुबाए के बारे में ये तमाम मालूमात हासिल कर लेने के बाद और कोई बात ऐसी नहीं रही थी जो मेरे लिए काबिल तवज्जो होती। चुनांचे थोड़ी देर के बाद मैं तहजीब मालिक एक्स से इजाज़त लेकर चल पड़ा। वो तमाम कागजात मेरे पास मौजूद थे जो मेरे हवाले किए गए थे और अब मुझे निहायत होशियारी से ये तमाम काम करना था। इन तमाम सबूत और शवाहिद के साथ जो मेरे पास मौजूद थे, गोया उस तरफ से मेरा काम मुकम्मल हो गया था और अब जनरल टेरेस को अपनी कामयाब मुहिम के लिए अपने तौर पर सब कुछ करना था। मुझे ये भी अंदाजा था कि कोई गैर मुतवक्के बात नहीं हो सकती। दोनों रीफ मेरे कब्जे में थे। वाल्टो मुबाए की तरफ से ग्रीन पोल और अमरीकी इदारे काम कर रहे थे और उनमें से कम अज कम ग्रीन पोल पर मेरा पूरी तरह असर था। इनकलाब के हामी जनरल टेरेस के इशारों पर नाच रहे थे और मैंने जनरल टेरेस की शाहरग पर भी हाथ रखा हुआ था। मैं इंतहाई महारत और जहानत से इस वक्त मास्टर ऑफ सिचुएशन बन गया था और एक पूरा मुल्क मेरी उंगलियों के इशारे पर नाच रहा था। तहजीब मालिक एक्स से रुखसत होकर एक बार फिर मैं वापस आ गया। अब मुझे आइंदा के लिए मंसूबा बंदी करनी थी। मेरी जरा सी गलती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। मेरी गर्दन मौत के फंदे में जा सकती थी और उसके बाद मेरे लिए गुलू खिलासी की कोई सूरत मुश्किल ही से निकल सकती थी। चुनाचे जो कुछ भी करना था मुकम्मल एहतियात और जहानत से करना था। फागरा याकूबी से मुलाकात के बाद कम अज कम इस बात का मुझे यकीन हो गया था कि इसराइली एटमी प्लांट की तबाही का तमाम काम मुझे नहीं करना होगा। हाँ, अगर फागरा इसराइली प्लांट की तबाही के लिए कोई मुसर मंसूबा ना बना सकी तो इन मामलात से फारग होने के बाद जनरल टेरेस की मदद से मैं ये काम कर सकता था। लेकिन उसमें भी कोई हर्ज नहीं था कि फागरा याकूबी भी इसी दौरान मसरूफ़ अमल रहे और अगर कामयाब हो जाए तो जनरल टेरेस को बराह रास्त इस चक्कर में ना उलझना पड़े और वो अपनी नई हुकूमत को मजबूत करने के लिए अच्छा खासा वक्त हासिल कर ले और ज्यादा दुश्मनियां भी ना मोल ले।
इसराइली एटमी प्लांट की तबाही के बाद अगर दूसरे लोग उससे राब्ता कायम करते हैं और दोबारा इस प्लांट के क्याम के लिए कोशां होते हैं तो जाहिर है जनरल टेरेस उन लोगों को इसकी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि वो खुद फ़लस्तीनियों का हामी था। हाँ, अगर ये प्लांट कायम रह जाए और इस तरह अपना काम करता रहे तो शायद जनरल टेरेस को इसे ख़त्म करने के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर फ़ाखरा याकूबी अपने इस प्लान को कामयाब ना बना सकी तो इनकलाब के बाद जनरल टेरेस से इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा और उससे मदद हासिल करने के बाद खुफिया तौर पर इस एटमी प्लांट को तबाह करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जनरल टेरेस को इस तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बाद उसे अमल के लिए तैयार करना था। चुनाचे मैंने एक मुनासिब वक्त का इंतखाब कर लिया और बिल्कुल अचानक ही कैथी ब्राउन के पास पहुंच गया। कैथी ब्राउन मेरी आमद से खुश हुई थी, मुझे देखकर खिल उठी, मुस्कुराते हुए बोली, कमाल है मिस्टर पार्को, तुम्हारे बारे में जब भी कुछ सोचती हूँ तुम मेरे सामने आ जाते हो। ये काम तो शैतान के सुपुर्द था मैडम ब्राउन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, शैतान तो तुम्हें किसी तौर कहा ही नहीं जा सकता, ये आपकी मोहब्बत है जो दिल चाहे कह सकती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बहुत खुश हो आज। ये बताइए कि जनरल कहाँ है? इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है? मैंने पूछा। कोई खास बात? हाँ। तो फिर मुझे नहीं बताओगे? जनरल की मौजूदगी में सब कुछ बताना बेहतर होगा। एक बात तो बताओ पार्को, बैठो तो सही, खड़े क्यों हो? इतनी जल्दी में क्यों बातें कर रहे हो? क्या जल्दी वापस जाना है? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया और उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को जी चाहता है, अभी इसका वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो गई और उसके बाद हमें कुछ वक्त मिला तो ये गुफ्तगू उस वक्त के लिए बहुत बेहतर रहेगी। खैर, मैंने तुम्हारी शख्सियत में कुछ खास बातें महसूस की हैं। वो क्या? तुम नाकाबिले तस्खीर इंसान मालूम होते हो, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक, बरवक्त और दुरुस्त फैसला करने वाले। तुम्हें तो किसी मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए था। वाह मैडम ब्राउन, यूं समझिए आपने अपने इस सिलसिले में की जाने वाली मेरी तमाम काविशों का सिला अदा कर दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ, कैथी ब्राउन ने कहा। मैडम ब्राउन, इस सिलसिले में मेरा नजरिया जरा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि मुल्कों की हुक्मरानी नापायदार होती है। अगर कोई शख्स किसी की जात पर हुक्मरान हो जाए तो मेरे ख्याल में जात की ममलिकत ज्यादा ही बड़ी होती है। वाह, क्या उम्दा बात की है, फिर से कहो, कैथी ब्राउन ने खुश होते हुए कहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो हुकूमत किसी की जात पर की जाए वो जमीन पर की जाने वाली हुकूमत से ज्यादा पायदार और मुस्तहकम होती है। कैथी ब्राउन सोच में डूब गई, काफी देर तक खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, वाकई जमीन की तस्खीर तो दुनिया करती ही चली आई है, लेकिन जिन लोगों ने दिलों को तस्खीर किया है वो ज्यादा बुलंद और अजीम साबित हुए हैं। तुम फलसफी भी हो। जिंदगी के तमाम फलसफे यकसा हैं मैडम ब्राउन, बस सोचने के अंदाज में तब्दीली होती है। हाँ, ठीक कहा तुमने, तुम जैसी शख्सियत काबिल तस्खीर नहीं होती। यकीन करो, जनरल टेरेस के बाद अगर कोई शख्स मेरे दिल की गहराइयों में जगह पा सका है तो वो तुम हो पार्को। इसके लिए शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकता हूँ। क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता पार्को कि तुम बकिया जिंदगी गोटे हिल में गुजार दो? दिलचस्प बात कही है आपने, लेकिन क्या मुमकिन हो सकता है और क्या नामुमकिन, इसका फैसला तो वक्त ही करता है। बात फिर गोल कर गए। मैं सचमुच यही चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहीं रहो। मैंने कहा ना, इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे मैडम ब्राउन, अभी जल्दी ही क्या है। हाँ, ठीक कहते हो। वैसे क्या तुम किसी भी शख्सियत से मुतासिर नहीं हुए? मेरा मतलब है कोई लड़की। बेशुमार लड़कियों से मैं मुतासिर हुआ हूँ मैडम ब्राउन, उनमें आप भी हैं। मैंने हमेशा आपकी शख्सियत को अपने ज़हन के गोशों में पाया है। कैथी ब्राउन एक लम्हे के लिए खामोश होकर मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, तुम बात गोल कर जाने में माहिर हो। नहीं, आपने ये महसूस क्यों किया? भाई, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे माजी और ज़मीर से बाखबर हो जाऊँ। मैं भी तो तुम्हें तुम्हारी इन काविशों के सिले में कुछ दूँ। ओह नहीं मैडम ब्राउन, जिस अंदाज में आप सोच रही हैं, बदकिस्मती से मेरी जिंदगी उन मराहल से कभी नहीं गुजरी। गोया तुम कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सके। देखें, बात फिर वहीं तक आ रही है। मोहब्बतें तो मैंने बहुत की हैं, लेकिन कोई लड़की भी इस सिलसिले में कोई नुमाया हैसियत नहीं रखती थी। जिस अंदाज में आपने कहा, इस अंदाज में मैं आज तक किसी से मुतासिर नहीं हो सका। मेरा ख्याल था कि वो लड़की जो पहली बार तुम्हारे साथ ग्रुप की नुमाइंदा बनकर आई थी तुम्हारे ज़हन के करीब है, लेकिन तुम मुझसे इनराफ करते हो। हाँ मैडम, उसका अंदाजा तो आप खुद लगा सकती हैं, क्योंकि आप जो कह रही हैं, अगर यकीनी तौर पर मैं ऐसा हूं तो ग्रीन पोल के मफादात पर मैं काम करता। मगर तुम बेहद ज़हीन इंसान हो। मैं जब भी तुम्हारे बारे में गौर करती हूँ अजीब अजीब से ख्यालात में गिर जाती हूँ। क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता मैडम कि आप जनरल टेरेस से रब्ता कायम करके उन्हें यहाँ बुला लें? हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो बस तुमसे कुछ देर गुफ्तगू करने के लिए जनरल से रब्ता कायम नहीं किया था।
कैथी ब्राउन ने कहा और टेलीफोन के नजदीक पहुंच गई। उसने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया और फिर रिसीवर कान से लगा लिया। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। समझ गए हो मैं कौन हूँ? हाँ, उसे इतला दे दो कि मुझे उसकी फौरी जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वो किसी भी काम में अगर मसरूफ हो उसे फौरन यहाँ भेज दो, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत है। कैथी ब्राउन ने रिसीवर रख दिया। मैं खामोशी से कुर्सी के पुश से टेक लगाए दीवार को घूर रहा था। जनरल अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। ये आपने फोन किसको किया था? अपने खुफिया डिपार्टमेंट को। हम गोल मोल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और किसी को अंदाजा नहीं हो सकता कि कौन किससे क्या कह रहा है। अच्छा अंदाजा है। बहुत ज्यादा पेचीदगियां भी बाज़ औक़ात इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। मैंने कहा, कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कोई खास जरूरत तो महसूस नहीं कर रहा। मैंने कहा, फिर भी कुछ तो हो। वो बोली और फिर उसने उन्हीं लड़कियों में से एक को तलब करके कोई मशरूब लाने के लिए कहा और हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। आखिर कैथी ब्राउन ही ने सुकूत तोड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है? टेरेस अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएगा? इम्कानात तो इसी के हैं मैडम। अभी जनरल टेरेस को मैं जो कुछ बताने वाला हूँ उसके बाद हमारे काम में तेजी आ जाएगी। बल्कि यूं समझें कि उसके बाद जनरल टेरेस के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं रहेगी। वो अगर चाहें तो अपने काम का आगाज कर सकते हैं। क्या वाकई? कैथी ब्राउन संभल कर बैठ गई। हाँ मैडम, हालात ऐसा ही रुख इख्तियार कर चुके हैं और मेरा ख्याल है हमें काम करने के लिए बेहतरीन मौके हासिल हो गए। खूब, मैं जनरल की गैर मौजूदगी में तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। वो बोली। मैं खुद भी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। काफी देर तक हम लोग रस्मी बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद जनरल टेरेस कमरे में दाखिल हो गया। वो पुरजोश नजर आ रहा था। आते ही उसने पूछा, कैथी, तुमने मुझे फोन किया था ना? हाँ जनरल। क्या तुमने मिस्टर पार्को को नहीं देखा? क्यों नहीं? पार्को ही के सिलसिले में कोई बात थी? हाँ, मिस्टर पार्को ही तुमसे मिलना चाहते थे, मगर तुमने इस तरह से कहा था कि मैं परेशान हो गया था। मुझे यही इतला दी गई थी कि तुम फौरन ही मुझसे मिलना चाहती हो। मिस्टर पार्को बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं जनरल। ये जरूरी था कि मैं फौरी तौर पर आपको तलब कर लेती। मैं खुद भी तो थोड़ी देर बाद यहाँ आने वाला था, जनरल टेरेस ने कहा और फिर मुझसे हाथ मिलाकर मेरे नजदीक ही बैठ गया। उसने एक मोटा सा सिगार निकालकर होंठों में दबाया और उसे सुलगाकर गहरे गहरे कश लेता हुआ बोला, हाँ मिस्टर पार्को, ऐसी क्या अहम बात है जिसके लिए आपको फौरी तौर पर मेरी जरूरत पेश आ गई? जनरल टेरेस, बराए करम आप अमल के मैदान में आ जाइए। मेरा ख्याल है मैडम ब्राउन, आप जनरल के लिए कागज और कलम का बंदोबस्त करें। कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें नोट कराना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जनरल के पास फौरन ही कागज और कलम पहुंच गया। जनरल ने कलम संभालते हुए पुरतजस्सुस अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा, क्या नोट करना है मुझे? जनरल, सबसे पहली बात यह कि अब वक्त आ गया है जब आप अपने इस बरसों के प्लान को अमली शक्ल दे सकें। क्या मतलब? जनरल के हाथ से कलम छूट गया, जिसे उसने जल्दी से फौरन ही दोबारा उठा लिया। हाँ, मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है। अब आपको फौरी तौर पर अमली कार्रवाई करने के बाद इस इनकलाब का आगाज कर देना चाहिए। अब मजीद ताखीर मुनासिब ना होगी, बल्कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मगर क्या हालात हमें इसकी इजाजत देते हैं? जनरल टेरेस ने पूछा। हाँ, जाहिर अगर ऐसा ना होता तो मैं आपसे क्यों कहता? तो फिर मुझे बताओ नई सूरत हाल क्या है? जनरल टेरेस के अंदाज में बेचैनी थी। मैं एक लम्हे तक रुककर मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा और फिर मैंने कहा, जनरल, ग्रीन पोल ने अपने तौर पर और अमरीकियों की मदद से उन तमाम फौजी जनरल की निगरानी शुरू करा दी है जिनके बारे में उन्हें शुबा है वो इनकलाब लाने वाले कोई मददगार हो सकते हैं। हर जनरल के साथ उनका कोई खास आदमी मौजूद है जो उन्हें बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रखेगा। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे तमाम अफराद खुद भी फौजी हैं और एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। मेरे इस इंकिशाफ ने जनरल के चेहरे का रंग बदल दिया था। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल भी ना सका, फिर अपने आवाज जमा करके आहिस्ता से बोला, ये इतला तुम्हें कहां से मिली मिस्टर पार्को? जनरल टेरेस, बड़ी अजीब बात है, हमें इन तमाम इम्कानात पर खुद भी निगाह रखना चाहिए थी। सही, यही सब कुछ होता है ऐसे मामलात में। हाँ बेशक, उन्हें यही करना चाहिए था, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि उन्होंने किस किस जनरल को इनकलाब के हामियों में तस्वुर किया है और किसे उनके पीछे लगाया है? ये कागज और कलम जो आपके हाथ में मौजूद है इसलिए है कि मैं आपको उन तमाम के नाम नोट करा दूं। क्या वाकई? गुड, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे मालूम कर लिया? मैं काम कर रहा हूँ जनरल, जाहिर जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है और उसे मैंने बतौर मजाक कबूल नहीं किया है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी पार्को, जनरल ने एहसान मंदी के जज्बात से कहा। इस सिलसिले में पहला नाम जनरल हीगो का है। क्या यह हकीकत है जनरल कि जनरल हीगो आपके खास आदमियों में से है और इस इनकलाब के लिए कोशिश कर रहा है? जनरल टेरेस का चेहरा काबिल दीद था। उसने मशीनी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, हीगो मेरा दस्ते रास्त है।
तो फिर ये नोट कर लीजिए कि हीगो की निगरानी के लिए कर्नल प्राउमैन तयन कर दिया गया है। कर्नल प्राउमैन शायद हीगो से बहुत करीब है, इसलिए उसको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वो हीगो की एक एक कार्रवाई पर निगाह रखेगा। प्राउमैन, उसे तो मैं अपना आदमी समझता था, जनरल टेरेस ने कहा, लेकिन अब उसे आप वाल्टो मोबाई का आदमी समझिए, अमरीकियों का आदमी समझिए या ग्रीन पोल का। वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। क्या जनरल हीगो को इस सिलसिले में इतला दी गई है? बचगाना गुफ्तगू कर रहे हैं आप। भला हीगो से हमारा क्या वास्ता? हाँ ठीक है, मुझे माफ करना, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ, जनरल टेरेस ने कहा। दूसरा नाम एस.बी. थॉमस था, मैंने कहा, और जनरल टेरेस का चेहरा लटक गया था। उसने कलम रखकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। फिर वो मुर्दा लहजे में बोला, इसका मतलब है कि वो तमाम लोग उनकी नजर में आ गए जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई होने वाली है? क्या उन लोगों को यह बता दिया गया है? जनरल टेरेस की आवाज डूबने लगी थी। मैडम बरोन, आप जनरल टेरेस को दिलासा दीजिए, इनकलाब इस तरह नहीं आते। इनकलाब लाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे दुश्वार मराहल से गुजरना पड़ता है। जनरल इतने नर्वस हो गए हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि जिन लोगों के खिलाफ वो सरगर्म अमल हैं वो भी अपने कुछ वसाइल रखते हैं और बासलाहियत लोग हैं। हाँ तो जनरल टेरेस, एस.बी. थॉमस के बारे में जो रिपोर्टें मौसूल हुई हैं वो ये हैं कि वाल्टो मोबाई के खिलाफ बागियों के लिए प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा है। ये सच है, एस.बी. थॉमस के सुपुर्द यही काम है। एस.बी. थॉमस किसी लड़की मैडी ब्राउनसन के जेरे असर है। मैडी ब्राउनसन उसे अच्छी तरह वॉच कर रही है और यह जिम्मेदारी उसी के सुपुर्द है कि वो एस.बी. थॉमस पर निगाह रखे। ओह, वो कमबख्त लड़की, वो तो उसकी महबूबा है और अनकरीब वो दोनों शादी करने वाले हैं। खैर, अब तीसरा नाम नोट कीजिए, मैंने कहा। जनरल टेरेस आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होता जा रहा था। हैरत के वो पहाड़ जो उस पर टूट रहे थे अपना वजन खो बैठे थे और अब वो सब्र सुकून के साथ इन तमाम नामों को नोट कर रहा था। नामों की तफसील बताने के बाद मैंने कहा, तो ये थे वो नाम जनरल। पहली बात मुझे ये बताइए कि क्या इसमें उन लोगों से अंदाजे की कोई गलती हुई है? बदकिस्मती से एक भी नहीं। उन्होंने जिस तरह इनकलाब लाने वालों के बारे में अपनी मालूमात मुकम्मल की हैं, मैं उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है जनरल, इसके अलावा और कोई नाम मुझे नहीं मिल सका, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको इसकी इतला दूंगा। मगर मैं इस सिलसिले में क्या करूं? आप अपने तौर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उन तमाम लोगों को अपने साथ बिठाकर उनसे मशवरा कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं ये सब कुछ कर लूंगा। दरअसल मैं ज़हनी तौर पर थोड़ी देर के लिए मफलूज होकर रह गया हूँ। ये आपका अपना काम है जनरल। अगर आपने जुर्रत और हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर आप किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं? जनरल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाई पार्को, तुम इंसान हो या? अभी मैडम कैथी बरोन मुझे शैतान से तशबीह दे रही थी। नहीं पार्को, मैंने तुम्हें शैतान तो नहीं कहा था, कैथी बरोन शर्मिंदा लहजे में बोली। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ कैथी बरोन, मैंने जवाबन कहा और जनरल की तरफ मुतवज्जा हो गया। जनरल, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि उससे मेरा अपना मफाद भी वाबस्ता है। मैं ये चाहता हूँ जनरल कि आप पूरी दिल जमी से अपनी इस कार्रवाई को अमली शक्ल दें। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मशवरा तो दो। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा तलाश करता हूँ। मुझे यकीन होता है कि जो कुछ मुझे तुम बताओगे वही दुरुस्त होगा। यूं समझो कि इस इनकलाब के असल रहनुमा तुम हो। मेरे ख्याल में जनरल, आप उन तमाम लोगों को अगवा कर लें और उनकी जगह ऐसे लोगों को दें जो उनके हमशक्ल भी हों और बासलाहियत भी। मकसद ये है कि अगर मुश्किल ना हो तो उन लोगों को उनके मेकअप में रखा जाए ताकि हमारे दुश्मन भी इस बात से मुतमईन रहें कि उनका काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और हमारे खिलाफ कोई जासूसी भी ना हो सके। बल्कि इस तमाम सिलसिले की कार्रवाई में आप अपने साथियों को शरीक कर लें, उन्हें असल सूरत हाल बता दें और बताने के बाद कुछ इस तरह तरीकाकार इख्तियार करें कि उनके नकली निगरानों की मार्फत उन्हें गलत पैगाम मिलते रहें और सही वक्त का कोई अंदाजा ना हो सके। उसके बाद जनरल, आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो इनकलाब लाने के लिए अमली कदम उठाएं और कोई मुनासिब वक्त उसके लिए मुंतखब कर लें। मगर इस सूरत हाल का क्या होगा? जनरल टेरेस ने कहा। किस सूरत हाल का? वाल्टो मोबाई हमारे कब्जे में कहाँ है? वो मेरे कब्जे में है, मैंने जवाब दिया और जनरल टेरेस पर एक बार फिर वही कैफियत तारी होगी। क्या तुमने उसे हासिल कर लिया है? नहीं, उसे हासिल करना होगा जनरल टेरेस। मेरे ज़हन में एक मंसूबा है। वो क्या? वाल्टो मोबाई एक मकामी हॉस्पिटल में दाखिल है। उसे निगरानी के पेश नज़र अपनी जगह से हटाकर कैरी माइन हॉस्पिटल में रखा गया है। रूम नंबर 120 का मरीज दरअसल वाल्टो मोबाई ही है। कमाल है, इसका मतलब है कि वाल्टो मोबाई हमारी गिरफ्त में आ सकता है। आ सकता है, हमें फौरी तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में लाना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? असल वाल्टो मोबाई मुझ पर भरोसा करता है। वो मुझे ग्रीन पोल के नुमाइंदे की हैसियत से जानता है। अगर कैरी माइन हॉस्पिटल से उसे अगवा करने के बाद मुझसे मिला दिया जाए तो मैं उसके ज़हन में वो तमाम मंसूबा उतार सकता हूँ जो दर हकीकत हमारे हक में होगा। लेकिन वाल्टो मोबाई ये समझेगा कि ये मंसूबा ग्रीन पोल के लिए तरतीब दिया गया है
वो मंसूबा क्या होगा? नकली वाल्टो मोबाइल जो महल में मौजूद है और बड़ी नकात से अपना काम कर रहा है, ग्रीन पोल का नुमाइंदा है। ग्रीन पोल के उस नुमाइंदे को कैरी माइन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और उसे यह हदायत कर दी जाए कि वो वहां खामोशी से वाल्टो मोबाइल की हैसियत से काम अंजाम देता रहे। ख्वाह कोई भी शख्स उससे राब्ता कायम करे, कुछ भी पूछे, वो अपनी शख्सियत को पोशीदा रखते हुए दरपर्दा वही काम करता रहे जो उससे कहा गया है। असल वाल्टो मोबाइल को हम उसके महल में पहुंचा देते हैं और जब वो वहां अपनी जगह संभाल ले तो फौरन इनकलाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए। और इनकलाब के सिलसिले में आप जानते हैं कि आपको क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जनरल टेरेस का चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखों से उसकी दिली कैफियत का इजहार होता था। वो अपनी जगह से उठा, मेरे नजदीक पहुंचा और फिर मुझे सीने से लगा लिया। ये इस बात का इजहार था कि वो मेरा किस कदर शुक्रगुजार है, मेरे और उसके दरमियान खुलूस का रिश्ता कितना मजबूत है। फिर उसने कहा, पार्को वक्त आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जनरल टेरेस अपने मोहसिनों से क्या सलूक करता है। तुम्हारा ये पांव हमेशा मेरी गर्दन पर रहेगा पार्को। जनरल, पहले अपना काम अंजाम दे लें। दोस्तों पर कुछ फराइद आयद होते हैं और हम लोग सच्चे दोस्त हैं, तो फिर पहला काम यही होना चाहिए पार्को कि हम वाल्टो मोबाइल को हासिल करके किसी महफूज जगह ले जाएं और वहां से उसकी असल जगह पर पहुंचा दें। नकली वाल्टो मोबाइल को महल से हटाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। ये काम बड़ी एहतियात के साथ करना होगा। मेरा ख्याल है असल वाल्टो मोबाइल को अगवा करने के बाद फौरन इन नकली वाल्टो मोबाइल को उसके बिस्तर तक पहुंचाना जरूरी होगा। उसके लिए जनरल टेरेस में चाहता हूं कि आप कुछ ज़हीन आदमियों को कैरी माइन हॉस्पिटल की तरफ फैला दें। ये लोग सूरत हाल पर नजर रखें और देखें कि कैरी माइन हॉस्पिटल की निगरानी करने वाले कौन लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि ग्रीन पोल को यह पता चले कि असल वाल्टो मोबाइल को इस जगह से हटा दिया गया है और नकली को उसकी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। उसके लिए मैं सबसे पहले नकली वाल्टो मोबाइल को उस काम पर आमादा करूंगा कि वो हमारी तहवील में आ जाए ताकि उसे मुंतकिल करने में कोई दिक्कत ना हो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा मंसूबा है। तुम मुतमईन रहो, मैं ऐसे लोगों को वहां फैलाता हूँ, बल्कि अंदर भी दाखिल कर देता हूँ जो हम लोगों को लम्हे लम्हे की रिपोर्ट मुहैया करते रहें। मैडम कैथी ब्राउन इस केस की इंचार्ज होंगी। ये तमाम रिपोर्टें उन लोगों से वसूल करेंगी जो कैरी माइन हॉस्पिटल के अंदर और इर्द गिर्द बिखरे हुए होंगे। बिल्कुल ठीक, जनरल टेरेस ने पुरजोश अंदाज में कहा और इस मामले की मजीद तफसीलात पर बातचीत होने लगी। उसके बाद मैंने उन लोगों से इजाजत मांगी। आज रात इस सिलसिले को मैंने आखिरी काम करने का फैसला कर लिया था और मैं इस फैसले को जल्दबाजी नहीं कह सकता था।